ये लड़की पिछले 100 सालों से बिना रेस्ट किए अपना फेवरेट गेम खेले जा रही है। मज़ेदार बात तो यह है कि उसे इस बारे में पता ही नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में बहुत सी टीनेजर्स को एक गेमिंग कंपटीशन में दिखाया जाता है, जहां जीतने वाले प्लेयर को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गेम के सिर्फ 2 ही रूल्स हैं। पहला, बाकी प्लेयर्स को मार गिराओ, और दूसरा, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करो। गेम के स्टार्ट होते ही 2 प्लेयर्स बड़ी बेरहमी से बाकी प्लेयर्स को ख़त्म किए जा रहे हैं, इसलिए उनके पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक लड़की ने पहली बार किसी गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, वहीं दूसरा प्लेयर एक प्रोफेशनल गेमर है जिसने आज तक जिस भी कंपटीशन में पार्ट लिया है वो जीता ही है। क्राउड दोनों प्लेयर्स के लिए चीयर करने लगता है। तभी प्रोफेशनल प्लेयर अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन नई लड़की के पास अभी भी जीतने के लिए एक ट्रिक बची हुई है। वो अपने बैग से इम्पल्स 9 नाम की एक एनर्जी ड्रिंक की बॉटल निकालती है और उसे पूरा पी जाती है, जो कि उसे सिर्फ एनर्जी नहीं देता बल्कि टाइम को 100 गुना स्लो कर देता है। और ऐसा होते ही वो सभी बचे हुए प्लेयर्स को एक झटके में मार गिराती है। वो तो उस प्रोफेशनल प्लेयर को भी ख़त्म कर देती है। ये लड़की फाइनली कंपटीशन जीत जाती है और अपनी जीत अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने लगती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके जीतने की एक्साइटमेंट कुछ देर में ही पूरी तरह ख़त्म होने वाली है। तभी एकदम से वो एनर्जी ड्रिंक की बॉटल नीचे गिर के टूट जाती है, जिस कारण वो लड़की रियलिटी में वापस आ जाती है। ऐसा होते ही वो लड़की देखती है कि वो अब एक एडल्ट बन गई है और उसके 3 बच्चे भी है। सबसे बेकार बात यह है कि वो एक खस्ता पुराने घर में रह रही है और उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। वो घर के बाहर जाके देखती है तो उसे बाहर की दुनिया पूरी तरह बदली हुई नजर आती है, यहाँ तक कि अब तो बाहर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अगले सीन में कंपटीशन के कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसका नाम वैल हर्नांडेज है। उसे कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो एक प्रोफेशनल गेमर बन के बहुत से पैसे कमाना चाहती है। अभी 2017 साल चल रहा है और वैल अपने डिवोर्स्ड फादर कार्लोस के साथ रहती है। कार्लोस ने वैल के लिए एक जॉब इंटरव्यू अरेंज कर रखा है। वैल भी अपने फॉर्मल्स पहन के बाहर जाने लगती है। बाहर वैल का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा है। जैसे वो दोनों थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं, वैल अपने फॉर्मल्स निकाल के फेंक देती है। यहाँ पता चलता है कि वो इंटरव्यू देने की जगह एक गेमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जा रही है, जिसका नाम फील्ड ऑफ फायर है। ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स की तरह फील्ड ऑफ फायर भी एक मल्टीप्लेयर गेम है और जो भी प्लेयर इस गेम में आखिर तक बचा हुआ रहेगा वो जीत जाएगा। वैल को लगता है कि अगर वो ये टूर्नामेंट जीत जाती है तो वो बहुत सारे पैसे जीत जाएगी और अपने लिए एक हाई परफॉर्मेंस वाला गेमिंग कंप्यूटर खरीदेगी। लेकिन तभी इवान उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल गेमर जिसका नाम रॉय है वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। कुछ देर बाद ही वो दोनों टूर्नामेंट के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रॉय अपने फैंस के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा है। मैच स्टार्ट होने से पहले इवान वैल को ये समझाने की कोशिश करता है कि मैच खेलते वक्त ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना और अपना फोकस बस नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए करना। लेकिन वैल कैसे भी करके इस मैच में रॉय को हराना चाहती है। कुछ देर बाद ही सारे प्लेयर्स अपने सीट में बैठ जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो वैल कुछ प्लेयर्स को मार के सबसे आगे बढ़ जाती है, लेकिन रॉय बहुत जल्द उसे पीछे छोड़ देता है। रॉय को तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो गेम खेलते वक्त ही अपने फैंस के साथ बातें करने लगता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वैल कुछ पॉइंट्स आगे बढ़ जाती है और अब वो जीत के बहुत ही करीब है। वो रॉय को मारने से पहले और ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने चले जाती है, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है और रॉय एक झटके में ही उसे एलिमिनेट कर देता है। इसके बावजूद वैल सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है, जो कि कल होने वाला है। जैसे ही वैल इवान के साथ बाहर आती है, रॉय उसका मजाक उड़ाने लगता है और इसके बाद फिर से अपने फैंस के साथ सेल्फी खिंचाने चले जाता है। कुछ देर बाद ही इवान अपनी कार पार्किंग से वापस लेने जाता है। तभी कोजिमा नाम का एक आदमी वैल के पास आके उससे कहता है कि उसके पास कोई भी गेम जीतने का एक सीक्रेट है। वैल को लगता है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, कोजिमा वैल के हाथ में अपना कार्ड थमा के चले जाता है। जैसे ही वैल घर पहुंचती है, वो बिना ज़्यादा आवाज़ किए अपने रूम में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कार्लोस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वैल को पता है कि अब वो नहीं बच सकती, इसलिए वो अपने फादर को पूरी सच्चाई बता देती है, जो सुनते ही कार्लोस आग बबूला होने लगता है। वो फिर वैल को अगले दिन जॉब इंटरव्यू के लिए जाने के लिए कहता है और कंपनी वालों से एक और मौका मांगने की बात करने लगता है, लेकिन वैल उससे कहती है कि उसका गेमिंग टूर्नामेंट का फाइनल भी कल ही है, जो उसके फ्यूचर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेरेंट की तरह कार्लोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि गेम वगैरह खेल के किसी का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ज़िद्दी वैल उसकी बात इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो आज के मैच के हाईलाइट्स को देखने लगती है। उसे अभी भी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो रॉय को हराने के बहुत ही पास थी, फिर भी वो जीत गया। तभी उसकी नज़र एकदम से कोजिमा के बिजनेस कार्ड की ओर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने जीतने के सीक्रेट के बारे में कुछ बोला था। वो कैसे भी करके घमंडी रॉय को हराना चाहती है,
इसलिए वो उस कार्ड में दिए हुए एड्रेस में जाने का डिसाइड करती है। बहुत जल्द वो द गोल्डन सॉसर नाम की एक जगह पहुंच जाती है, जो कि एक गेमिंग कैफ़े जैसा लग रहा है। वहाँ पे बहुत से लोग कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं। कुछ देर बाद ही कोजिमा वहाँ आके उससे गेम खेलने के लिए कहता है। वैल को अभी तक समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है, लेकिन इस बारे में बिना ज़्यादा सोचे वो एक गेम खेलने लगती है। वैल ने उस गेम का सबसे डिफिकल्ट लेवल सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए उसे गेम खेलने में बहुत ही परेशानी आ रही है। ये देखते हुए कोजिमा उसे एक एनर्जी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो वैल को वार्न करता है कि ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है। वैल ये देखना चाहती है कि वो ड्रिंक कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए वो उस ड्रिंक का एक छोटा सा सिप लेती है। ऐसा करते ही उसके आसपास सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है, और जो गेम वैल को थोड़ी देर पहले जीतना इम्पॉसिबल लग रहा था, अब वो उसे बड़ी इजीली खेल पा रही है। तभी वैल को एकदम से होश वापस आता है और वो देखती है कि कोजिमा उसके सामने बैठ के खाना खा रहा है। वैल पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी कोजिमा उसे एक्सप्लेन करता है कि जो भी इम्पल्स 9 ड्रिंक को पीता है उसके लिए टाइम स्लो होने लगता है, लेकिन उसके आसपास की दुनिया नॉर्मल स्पीड में ही चलती है। वो वैल को ये भी बताता है कि उसे इम्पल्स 9 का सिप लिए हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है। वो आगे ये कहता है कि वो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में इस ड्रिंक को पिएगी, टाइम उसके लिए उतना ज़्यादा देर तक रुक जाएगा। इसके बाद कोजिमा इम्पल्स 9 की एक बॉटल के लिए वैल से 50,000 रुपये मांगने लगता है, लेकिन वैल को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। उसे ये भी लगने लगता है कि गेमिंग टूर्नामेंट जीतने के लिए इस ड्रिंक का यूज़ करना चीटिंग होगी। लेकिन तभी कोजिमा के पास रॉय का कॉल आता है, और तभी कोजिमा वैल को बताता है कि रॉय भी सारे गेम जीतने के लिए इम्पल्स 9 का यूज़ करता है, इसलिए उसे आज तक कोई भी किसी मैच में हरा नहीं पाया है। ये सुनने के बाद वैल बिना टाइम वेस्ट किए इम्पल्स 9 की एक बॉटल खरीद लेती है। अगले दिन वैल अरीना में पहुंचते ही अपने बैग से उस बॉटल को निकाल के टेबल पर रख देती है। गेम स्टार्ट होने से जस्ट पहले वो उस ड्रिंक का एक छोटा सा सिप ले लेती है। अपने सुपर स्पीड के कारण वो कुछ देर में ही नंबर 1 पोजीशन में पहुंच जाती है। देखने के बाद रॉय भी इम्पल्स 9 का एक छोटा सा सिप मार लेता है, और कुछ देर में वो वैल को पीछे छोड़ देता है। वैल इस बार कैसे भी करके रॉय को हराना चाहती है, इसलिए वो बिना ज़्यादा सोचे इम्पल्स 9 की पूरी बॉटल पी जाती है। ऐसा करते ही वैल के लिए टाइम बहुत ही स्लो स्पीड में चलने लगता है, और वो मौके का फ़ायदा उठा के रॉय को मार गिराती है और टूर्नामेंट जीत जाती है। ऐसा होते ही ऑडियंस वैल के लिए ज़ोर से चीयर करने लगती है। इवान वैल को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसे किस करने लगता है, और तभी टेबल पर रखी बॉटल नीचे गिर के चूर चूर हो जाती है। ऐसा होते ही एकदम से वैल को होश वापस आता है, और वो अपने आप को एक पुराने घर में पाती है। उसके हाथ में एक बच्चा भी है। कुछ देर बाद इवान फटे पुराने कपड़े पहन के अंदर आता है। वो बच्चे को सुला देता है और वैल को जल्दी से रेडी हो जाने के लिए कहता है। वैल को समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो ये देख के पैनिक करने लगती है कि अब वो एक एडल्ट बन गई है, और उसके हाथ में एक वेडिंग रिंग भी है, जिसका मतलब ये है कि उसकी शादी भी हो गई है। वो थोड़ा सांस लेने के लिए घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे और 2 बच्चे मिल जाते हैं जो उसे माँ कह के बुलाने लगते हैं। वैल को भी ये सब सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो दौड़ के घर के बाहर चली जाती है। बाहर की कंडीशन देख वो पूरी तरह शॉक में है। वो देखती है कि सिर्फ उसकी नहीं बल्कि आसपास के सभी घरों की कंडीशन खंडर जैसी है, और कुछ लोग तो बाहर टेंट बना के भी रह रहे हैं और पोर्टेबल टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये फाइनली बताया जाता है कि वैल 2019 साल से 2029 साल में पहुँच गई है। उसकी लाइफ के 10 साल एक झटके में ही निकल गए हैं। यही नहीं, जिस टाउन में वो रह रही है उसे लोगों ने चारों ओर से बहुत ही ऊंची वॉल से घेर रखा है, ताकि बाहर रहने वाले अजीब से क्रिएचर्स अंदर आके उन पर अटैक न कर दे। उन क्रिएचर्स का नाम लोगों ने डेथ लिजर्ड्स रखा है। उनसे बचने के लिए ही टाउन के लोग शिफ्ट्स में गेट की रखवाली करते हैं। यहाँ ये भी बताया जाता है कि जिन लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इम्पल्स 9 पी लिया था, उनकी अब जाके नींद खुल रही है और उन्हें पल्सर नाम दिया गया है। ऐसा होते ही वो एक झटके में रियलिटी में वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले कुछ सालों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कोई इंसान पल्सर है कि नहीं, जब तक वो रियलिटी में वापस नहीं आ जाता है। इसके अलावा क्योंकि दुनिया की ये हालत पल्सर्स की वजह से ही हुई है, ज़्यादातर टाउन के लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उन्हें वॉल के अंदर रहने की परमिशन कम ही मिलती है। यहाँ ये भी बताया जाता है कि वैल टाउन की शरीफ है। वही डैन नाम का एक आदमी टाउन का डेप्यूटी है। वैल नहीं चाहती कि सभी लोग उसे भी टाउन से धक्के मार के बाहर निकाल दे, इसलिए वो ये बात किसी को नहीं बताती कि वो एक पल्सर है। कुछ देर बाद वो अपने घर में वापस चली जाती है और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करती है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसे फिर एकदम से उसके फादर याद आते हैं। वैल पूरी कॉन्फिडेंट है कि उसके फादर उसे इस पागलपन से बचा सकते हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने के टेबल पर रखे उसके फादर की फ़ोटो पे पड़ती है, जिसके साइड में उसकी अस्थियाँ भी रखी हुई है। ये पता चलते ही कि उसके फादर की मौत हो गई है, वैल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद डेप्यूटी डैन वैल को टॉयलेट साफ़ करने के लिए बुलाता है। पहले तो वैल ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन डैन आगे कहता है कि सभी टॉयलेट्स को साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है
और वो कई सालों से ऐसा करते आ रही है। ये सुनते ही वैल को मजबूरी में बाहर जाके सभी टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं। कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और वैल को अब इस नई लाइफस्टाइल की आदत पड़ने लगी है। वो अब सारे काम बिना किसी झिझक के करने लगी है। एक दिन वैल अपने बच्चों को स्कूल से वापस ला रही है। रास्ते में उसकी बेटी सोफी उसे एक ड्राइंग दे के ये कहती है कि वैल उसके लाइफ की हीरो है। लेकिन वैल अपने सारी ड्यूटीज़ करने के बाद इतनी ज़्यादा थक गई है कि वो अपनी बेटी को वो ड्राइंग बनाने के लिए थैंक्स तक नहीं बोलती। जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो देखती है कि इवान एक बाईसाइकिल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक गेम खेल सके। लेकिन वैल ये देख के सरप्राइज्ड है कि वो गेम तो उसका फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर है। वैल को बहुत दिन बाद अपनी नई लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चीज़ नज़र आई है, इसलिए वो कुछ देर तक इस गेम को खेलना चाहती है। कुछ देर बाद इवान अपने फ्रेंड से मिलने बाहर चले जाता है और वैल बच्चों के साथ गेम खेलने लगती है। कई घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं और तभी इवान दौड़ के घर के अंदर आता है। वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। थोड़ा शांत होने के बाद वो वैल को बताता है कि टाउन के गेट को गार्ड करने की उसकी बारी थी, लेकिन वो गेम खेलने के चक्कर में ऐसा करना भूल गई, जिस कारण डेथ लिजर्ड्स ने डैन की जान ले ली। ये सुनते ही वैल इवान के साथ दौड़ के बाहर चली जाती है, जहाँ डैन की वाइफ गुस्से से वैल को देख रही है। वैल को अपनी इस हरकत के कारण बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए वो घर वापस जाने लगती है। लेकिन इवान उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी शिफ्ट अभी भी पूरी करनी होगी। वैल भी बिना कुछ कहे गेट को गार्ड करने लगती है। उसकी शिफ्ट खत्म होते ही वैल घर लौट आती है, लेकिन वो ये बात भूल नहीं पा रही है कि डैन की मौत उसकी वजह से हुई है। उसे डैन की मौत के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए इवान सोने से पहले उसे बेटर फील कराने की कोशिश करता है। वैल को अब ये नई दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के दूर चले जाना चाहती है। कुछ देर बाद वो इवान को एक लेटर में ये लिख के घर से चली जाती है कि वो एक पल्सर है। अगले दिन वो सभी की नज़रों से बच के सब कुछ पीछे छोड़ के टाउन से बाहर चली जाती है और तभी इवान वैल का लेटर पढ़ने लगता है। वैल बंजारे ज़मीन पे आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है। ध्यान से देखने पे वैल को पता चलता है कि वो बिल्डिंग तो कोजिमा का गेमिंग कैफ़े है। वैल फिर उस कैफ़े के अंदर चली जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी एक काउंटर के पीछे से कोजिमा निकल के बाहर आता है, लेकिन उसे देख के वैल को कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ देर तक उसे नोटिस करने के बाद वैल को समझ आता है कि कोजिमा की एज थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन वो वैल को नहीं बताता कि ऐसा क्यों है। वैल से बात करते हुए कोजिमा को समझ आता है कि वैल कुछ दिनों पहले ही रियलिटी में वापस आई है। वो ये भी मानता है कि इम्पल्स 9 ड्रिंक की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है, लेकिन कोजिमा के पास वैल की सभी परेशानियों को ख़त्म करने का एक तरीका है। कोजिमा फिर वैल के सामने इम्पल्स 9 की एक बड़ी सी बॉटल रख देता है और वैल को पूरी बॉटल पी जाने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा करती है तो वो इस नई दुनिया में फिर से कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस बॉटल को ख़त्म करते ही वो कई 100 साल आगे फ्यूचर में चली जाएगी और तब तक उसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी होगी। कोजिमा उसे ये भी कहता है कि उस बॉटल को ख़त्म करते वक्त तुम अपना फेवरेट गेम खेलने लगना ताकि तुम्हारा टाइम अच्छे से निकले। वैल को कोजिमा का आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो फील्ड ऑफ फायर गेम खेलने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही वो इम्पल्स 9 की बॉटल को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, उसे वो ड्राइंग दिख जाती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाई थी और वैल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वैल को फिर इवान और अपने बच्चों के साथ बिताए पिछले कुछ दिन याद आने लगते हैं, इसलिए वो इम्पल्स 9 को अब नहीं पीना चाहती। वो बस अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती है। लेकिन टाउन के पास पहुंचते ही वैल देखती है कि गेट को गार्ड इवान कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो वैल को अंदर आने की परमिशन भी नहीं दे रहा, क्योंकि वैल ने सभी से झूठ बोला था। वैल इवान को बाकियों से झूठ बोलने के लिए सॉरी कहती है। वो आगे ये भी कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन तभी उन्हें दूर से गोलियों की आवाज़ आने लगती है, जिसका मतलब यह है कि डेथ लिजर्ड्स उनके करीब आ रहे हैं। यहाँ पे ये बताया जाता है कि डेथ लिजर्ड्स कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ इंसानों का ग्रुप है जो बाकी इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। उन्हें देखते ही इवान वैल को अंदर आने की परमिशन दे देता है और टाउन के बाकी लोगों को वार्न करने के लिए एक अलार्म बजा देता है। टाउन की एक औरत वैल से कहती है कि उन लोगों के पास डेथ लिजर्ड्स से लड़ने के लिए ज़्यादा वेपन्स नहीं है, इसलिए वो सभी टाउन छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुनते ही वैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। टाउन के सभी लोग डैन की मौत के जिम्मेदार वैल को मानते हैं, क्योंकि वो गेट को गार्ड ना करके गेम खेलने में बिजी थी, इसलिए वैल उनका भरोसा वापस जीतने की कोशिश करती है। वो इवान से कहती है कि बाकियों के साथ वहाँ से भाग जाए और वो जितनी देर तक हो सके घुसपैठियों से लड़ने की कोशिश करेगी। इवान वैल को पीछे छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन वैल उसे उनके बच्चों के बारे में सोचने के लिए कहती है, इसलिए वो भी वहाँ से किसी सेफ जगह चले जाता है। कुछ देर बाद ही वैल अपनी बड़ी इम्पल्स 9 की बॉटल निकाल लेती है और लड़ाई के लिए पूरी तरह रेडी हो जाती है। तभी डेथ लिजर्ड्स भी गेट तोड़ के टाउन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि डेथ लिजर्ड्स का लीडर कोई और नहीं बल्कि प्रो गेमर रॉय ही है। वैल और रॉय एक दूसरे को पहचान लेते हैं और तभी रॉय वैल से कहता है कि वो कुछ साल पहले ही होश में वापस आ चुका था
और तभी से वो इस ग्रुप का लीडर बन गया है और वो जब चाहे किसी को भी मार सकता है। लेकिन उसकी धमकियों के बावजूद वैल उससे थोड़ी भी डरी हुई नहीं है, क्योंकि रॉय के वहाँ आने से पहले ही वैल ने इम्पल्स 9 की पूरी बॉटल पी ली थी। तभी वैल के लिए फिर से सब कुछ बहुत ही स्लो हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए वैल सामने रखे एक गैस कंटेनर को शूट करने लगती है, जिस कारण रॉय के आधे लोग मारे जाते हैं। वो लोग भी वैल पे चारों ओर से गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वैल उनसे बचते हुए ज़्यादातर दुश्मनों को मार गिराती है। लेकिन तभी वैल को एक गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देख रॉय सामने आके वैल पे गोली चला देता है, लेकिन वो गोली वैल को लगती नहीं। मौके का फायदा उठा के वैल रॉय को शूट कर देती है और उसे मार गिराती है। कुछ देर बाद वो आसमान की ओर एक फ्लेयर शूट करती है ताकि बाकियों को पता चल सके कि सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं। मूवी के एंड में इवान की नज़र उस फ्लेयर की ओर जाती है और तभी वैल अपनी आखिरी सांस भी लेती है।